जय भीम साथियों फिर से एक बार हाजिर हूँ आपके सामने ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की अमर पुस्तक झूठन का दूसरा भाग लेकर। आगे की कहानी कुछ इस प्रकार है। हमारी बिरादरी में विधवा विवाह को प्रारंभ से ही मान्यता थी। हिंदू परंपराओं की तरह विधवा विवाह हीन दृष्टि से नहीं देखा जाता था। रिश्तेदारों, गांव के बुजुर्गों की मौजूदगी में मेरे दिवंगत भाई सुखबीर के ससुर ने अपनी विधवा बेटी का रिश्ता सुखबीर से छोटे जसबीर से तय कर दिया था, जिसे सामाजिक तौर पर सभी ने स्वीकृति दे दी थी। इस घटना के कारण परिवार का पूरा बोझ जसबीर के कंधों पर आ पड़ा था। गांव में जो मिलता था उससे गुजारा नहीं था। घर की आर्थिक स्थिति नाजुक थी। एक दिन तीरथ राम एंड कंपनी के साथ जसबीर आदमपुर चला गया था। देवेंद्र भाई की मृत्यु के 6-7 माह बाद हुआ था। उस समय बड़े भाई का एक बड़ा बेटा नरेंद्र लगभग 1.5 बरस का था और भाभी गर्भवती थी। उन दिनों आदमपुर पंजाब में भारतीय वायुसेना के लिए एक हवाई अड्डा बन रहा था। कुछ ही दिनों बाद वह कंपनी बागडोगरा यानी बंगाल का हवाई अड्डा बनाने चली गई थी। कई महीनों बाद बागडोगरा से जसबीर का खत आया था। बंगाल का नाम सुनते ही माँ ने रोराहट मचा दी थी। माँ की स्मृति में बंगाल की धारणा उन दिनों प्रचलित धारणाओं और मान्यताओं पर आधारित थी, जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर क्रांतिकारियों का बंगाल नहीं था, काले जादू टोने टोटके का बंगाल था, जहाँ औरतें आदमी को जादू से बकरा बनाकर आंगन में बांध लेती थी। एक बेटा दुनिया से चला गया, दूसरा परदेश। जिस दिन से खत मिला था, माँ दिन रात रोती रहती थी। घर पर मनुष्य छा गई थी। भाभी बीमार रहने लगी थी। घर में रोटी के लाले पड़ गए थे। जो मिल जाता था खा लेते थे। न कोई हंसता था, न एक दूसरे से कुछ बोलता था। भाभी गुमसुम घुटनों में सिर दिए बैठी रहती थी, जैसे हर कोई अपने अपने खोल में उलझ गया था। मैं 5वीं कक्षा पास कर चुका था। 6ठी में दाखिला लेना था। गांव में ही त्यागी इंटर कॉलेज बरला था, जिसका नाम बदलकर अब बरला इंटर कॉलेज बरला कर दिया गया है। घर के जो हालात थे उनमें दाखिला लेने का तो सवाल ही नहीं उठता था। जहाँ रोटी ही नसीब न हो वहाँ पढ़ाई की बात कोई कैसे सोच सकता है। स्कूल के साथियों को किताबें लिए जाता देखता तो मन भारी हो जाता था। मुझसे बड़े भाई जनेसर थे। हम दोनों सुबह ही घर से निकल जाते थे। खेतों में घूम घूम कर जंगली घास अपनी भैंसों के लिए एकत्र करते थे। मृत्यु से कुछ दिन पहले सुखबीर ने एक भैंस सुचेत तगा से बटाई पर ली थी। बियाने पर कुछ न कुछ आमदनी होने की संभावना थी। हम दोनों भाई उसकी सेवा में लगे रहते थे। दोपहर बाद मेरी जिम्मेदारी थी सूअर चराने की। सूअर हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा थे। शादी ब्याह, हारी बीमारी, जीवन मृत्यु सभी में सूअर की महत्ता थी। यहाँ तक कि पूजा अर्चना भी सूअर के बिना अधूरी थी। आंगन में घूमते सूअर गंदगी के प्रतीक नहीं बल्कि सामाजिक समृद्धि के प्रतीक थे, जो आज भी वैसे ही हैं। हाँ, शिक्षित वर्ग ने स्वयं को इन मान्यताओं से अलग कर लिया है। यह किसी समाज सुधार के दृष्टिकोण के तहत नहीं बल्कि हीन भावना के कारण है। यह हीन भावना पढ़े लिखे लोगों में कुछ ज़्यादा ही है, जो सामाजिक दबावों के कारण है। एक दिन मैं सूअर चराकर वापस लौट रहा था। रास्ते में सुक्खन सिंह मिल गया। उसने रोक कर पूछा, क्यों, मदरसे जाना छोड़ दिया? आगे नहीं पड़ेगा? मैंने इनकार में सिर हिलाया। वह बहुत दूर तक स्कूल के नए परिवेश की बात करता रहा कि जहाँ पहले प्राइमरी स्कूल में चटाई पर बैठते थे, वहाँ कुर्सी और डेस्क थे। मास्टर पिटाई भी कम करते थे। हर एक विषय का अलग मास्टर था। मैं जब घर लौटा तो मन उदास था। भीतर ही भीतर कुछ पिघल रहा था। स्कूल न जा पाने की विवशता ने निराश कर दिया था। बार बार इंटर कॉलेज की भव्य इमारत आंखों के सामने घूम रही थी। घर पहुंचते ही मैंने माँ से कहा, माँ, मन ने स्कूल जाना है। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मेरी डबडबाई आंखें देखकर माँ को भी रोना आ गया था। माँ जब रोती थी तो एक सुर में शिकवे शिकायत बाहर आने लगते थे, जिसे सुनकर पास पड़ोस की औरतें माँ के इर्द गिर्द इकट्ठा हो जाती थी। वे जितना माँ को समझाने का यत्न करती थी, माँ उतने ही जोर से रोती थी। भाभी अलग बैठी सुबक रही थी। वैसे भी भाई की मौत ने उसे अलग थलग सा कर दिया था।
भाभी के पास गहनों के नाम पर चांदी की एक पाजेब थी, जिसे वह हमेशा अपने शादी के कपड़ों में सहेज कर रखती थी। माँ का रोना धोना जारी था। भाभी ने अपना टिन का बक्सा खोला और वह पाजेब माँ के हाथ में रख दी। इसे बेच के लल्ला जी का दाखिला करा दो। आस पड़ोस की औरतें मेरी भाभी के इस स्नेह को देखकर अभिभूत हो गई थी। मैं खुद भाभी से लिपट कर रोया था। उस वक्त मुझे अपने बड़े भाई सुखवीर की बहुत याद आई थी। वह दिन आज भी मेरे भीतर हौसला जगाता है। पिताजी ने भाभी को बहुत मना किया, ना बहू, इसे ना बेच, मैं कुछ ना कुछ करके इसे स्कूल भेजूंगा, तू फिक्र ना कर, एक यही तो चीज़ है तेरे पास, उसे भी बेच देंगे, रख ले इसे। भाभी नहीं मानी, जिद करके माँ के हाथ में पाजेब दे दी। वैद्य सत्यनारायण पुरोहित गिरी के साथ साथ चांदी सोने के जेवर गिरवी रखने, खरीदने और सूद पर रुपया चलाने का धंधा करते थे। माँ ने पाजेब उनके पास गिरवी रखती। इस तरह छठी में मेरा दाखिला हुआ था। राम सिंह, सुखन सिंह दूसरे सेक्शन में थे। मेरा रोल नंबर सबसे आखिरी था, इसलिए मैं सबसे पीछे बैठता था। मेरे पास वाली सीट श्रवण कुमार शर्मा की थी। वैसे तो पहली कक्षा से हम लोग साथ थे, लेकिन पास पास बैठने से घनिष्ठता बढ़ गई थी। श्रवण कुमार सुंदर और बेहद आकर्षक था, लड़कियों जैसा नाजुक। हम दोनों के बीच जाति कभी नहीं आई। यह एक अलग अनुभव था। मेरे साथियों में राम सिंह और सुखन सिंह भी थे, लेकिन सुखन सिंह मेरे घर कभी नहीं आया। अक्सर मैं उसके घर जाता था, साथ पढ़ते थे, बैठते थे। बाद में हमारे संबंध पारिवारिक स्तर पर भी बने। आज उनका बड़ा बेटा रजनीश मुझे और मेरी पत्नी को बहुत आदर देता है। शायद सुखन सिंह में हिचकिचाहट थी जो श्रवण कुमार में नहीं थी। उन दिनों श्रवण कुमार और मेरे बीच एक तीसरा मित्र और जुड़ गया था। नाम था चंद्रपाल वर्मा, जो मांडला गांव का रहने वाला था, जाति से गुर्जर। वह हमेशा श्रवण कुमार को तंग किया करता था। कभी उसके गाल नोच लेता था, कभी उसे धक्का मार देता, कभी किताबें छिपा देता। यह लगभग हर रोज होता था। एक दिन कक्षा से बाहर निकलते हुए उसने श्रवण कुमार को कसकर पकड़ा और उसके गाल पर काट लिया। पूरी कक्षा ने यह तमाशा देखा। कोई कुछ न बोला, बल्कि लोग जोर जोर से हंस रहे थे। श्रवण कुमार रोने लगा था। चंद्रपाल सिंह वर्मा भी हंस रहा था। उस क्षण पता नहीं क्या हुआ, अपने से कद काठी में दुगने चंद्रपाल की गर्दन मैंने अपने बाजू में दबा ली और उसे नीचे गिरा लिया। चंद्रपाल गर्दन छुड़ाने के लिए कसमसाता रहा, लेकिन मेरी गिरफ्त से छूटा नहीं। उस रोज चंद्रपाल मुझ पर नाराज नहीं हुआ, सिर्फ हंसता रहा। श्रवण कुमार से भी उसने माफ़ी मांगी थी। इस घटना के बाद हम तीनों अच्छे मित्र बन गए थे। यह दोस्ती ऐसी थी कि एक दूसरे के बगैर अधूरापन लगता था। छुट्टी होने पर मैं और श्रवण कुमार सड़क के रास्ते घर नहीं लौटते थे, खेतों पगडंडियों से घूमकर घर पहुंचते थे। यह एक नियम सा बन गया था। चंद्रपाल से दोस्ती का असर तत्काल दिखाई दिया था। त्यागी लड़कों की छीटाकशी धुतकार से छुटकारा मिल गया था। अब पानी पीने के लिए नल पर खड़े रहकर इंतजार नहीं करना पड़ता था। चंद्रपाल के सामने सबकी घिघी बन जाती थी। वह जिसे चाहे धपिया लेता था। वैसे भी त्यागी लड़के गुर्जर लड़कों से डरते थे। अर्धवार्षिक परीक्षा में मैं अपने सेक्शन में प्रथम आया था। इस परिणाम ने मेरे भीतर आत्मविश्वास जगा दिया था। परीक्षा के बाद मुझे कक्षा का मॉनिटर बना दिया गया था तथा पीछे से आगे बैठने लगा था। लेकिन कुछ अध्यापकों का व्यवहार अभी भी ठीक नहीं था। उनके रवैये में प्रताड़ना थी, उपेक्षा भाव था। मुझे सांस्कृतिक कार्यक्रमों, क्रियाकलापों से दूर रखा जाता था। ऐसे वक्त मैं सिर्फ किनारे खड़ा होकर दर्शक बना रहता था। स्कूल के वार्षिक उत्सव में जब नाटक आदि का पूर्वाभ्यास होता था, मेरी भी इच्छा होती थी कोई भूमिका मुझे भी मिले, लेकिन हमेशा दरवाजे के बाहर खड़ा रहना पड़ता था। दरवाजे के बाहर खड़े रहने की इस पीड़ा को तथाकथित देवताओं के वंशज नहीं समझ सकते। तमाम शिक्षक त्यागी थे। छात्रों में भी संख्या त्यागियों की ही अधिक थी। उनके खिलाफ बोलने की स्थिति में कोई भी नहीं था। परीक्षा के दिनों में प्यास लगने पर गिलास से पानी नहीं पी सकते थे। हथेलियों को जोड़कर ओक से पीना पड़ता था। पिलाने वाला चपरासी भी ऊपर से पानी डालता था, कहीं गिलास हाथ से न छू जाए। स्कूल में
एक पुस्तकालय था जिसमें पुस्तकें धूल खा रही थी। इसी पुस्तकालय में पुस्तकों से परिचय हुआ था पहली बार। 8वीं कक्षा में पहुंचते पहुंचते शरद चंद्र, प्रेमचंद, रविंद्रनाथ टैगोर को पढ़ डाला था। शरद चंद्र के पात्रों ने मेरे बाल मन को बहुत गहरे तक छुआ था। पढ़ने का एक सिलसिला आरंभ हो गया था। उन दिनों मैं कुछ अंतर्मुखी सा हो गया था। डिबिया की मंद रोशनी में माँ को उपन्यास, कहानियाँ पढ़कर सुनाने लगा था। न जाने कितनी बार शरद चंद्र के पात्रों ने माँ बेटे को एक साथ उठलाया था। बस यहीं से शुरू हो गए साहित्य के संस्कार। अनपढ़ अछूत परिवार में जन्मे इस बेटे ने अपनी अनपढ़ माँ को आला रामायण, महाभारत से लेकर सूर सागर, प्रेम सागर, सुख सागर, प्रेमचंद की कहानियाँ, तोता मैना के किस्से जो मिला सुना दिया। अप्रैल 1993 में राजेंद्र यादव जी का निमंत्रण मिला था। उन्होंने दिल्ली की मजदूर बस्तियों में कथा कथन के कार्यक्रम रखे थे। मुझे भी कहानी सुनाने का अवसर मिला। पहला कार्यक्रम वाल्मीकि मंदिर, वाल्मीकि मार्ग में था। कहानी सुनाने पर एक अजीब सी अनुभूति हुई थी। उसी रोज माँ की स्मृतियाँ ताज़ा हो गई थी। अचानक साहित्य और पाठक के बीच जो फासला था उसे पाटने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता था। अनपढ़ जनमानस साहित्य पढ़ नहीं सकता। जो पढ़ सकता है वह खरीद कर पढ़ने की स्थिति में नहीं है। कथा कथन के माध्यम से साहित्य और साहित्यकार पाठकों के बीच जाकर एक सार्थक संवाद बनता है। जैसे तैसे मेरी पढ़ाई आगे बढ़ रही थी। आस पड़ोस के उन हम उम्र साथियों का साथ छूटने लगा था जो स्कूल नहीं जाते थे। भंगी बस्ती से सतपाल और हिरम सिंह स्कूल जाने लगे थे, यानी 30 परिवार से केवल 3 लड़के स्कूल जाते थे। 6ठी कक्षा के बाद राम सिंह, सुक्खन सिंह और मैं फिर एक सेक्शन में आ गए थे। राम सिंह सबसे तेज था पढ़ने में। मैं और राम सिंह स्काउट दल में शामिल हो गए थे। जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए स्काउट दल को शहर जाना था। स्कूल से खाकी हाफ पैंट और कमीज मिली थी। स्काउट मास्टर रमेश चंद्र ने वर्दी धोकर इस्त्री करने के लिए कहा था। उस समय तक मैंने कभी इस्त्री किया हुआ कपड़ा नहीं पहना था। त्यागी लड़कों के कलफ लगे ताज़ा धुले कपड़ों को देखकर मैं हमेशा सोचता था कि मैं भी ऐसे ही कपड़े पहनकर स्कूल जाऊं। कभी कभी तो त्यागियों के घर से मिली उतरन पहननी पड़ती थी। उन कपड़ों को देखकर लड़के चिढ़ाते थे, लेकिन यह उतरन भी हमारी बेबसी को ढक नहीं पाती थी। खाकी वर्दी को मैंने खूब रगड़ रगड़ कर धोया था। समस्या थी इस्त्री करने की। मेरी कक्षा में एक धोबी का लड़का था। मैंने उससे कहा, उसने शाम को घर आने के लिए कहा। शाम को वर्दी लेकर मैं उसके घर पहुंचा। मुझे देखते ही उसका बाप चिल्लाया, अबे चूड़े के, किंगे घुसा आ रहा है। उसका बेटा उसके पास खड़ा था। मैंने कहा, वर्दी पर इस्त्री करानी है। हम चूड़े चमारों के कपड़े नहीं धोते, ना ही इस्त्री करते हैं। जो तेरे कपड़े पे इस्त्री कर देंगे तो तगा हमसे कपड़े न धुलवाएंगे, मारी तो रोजी रोटी ही चली जाएगी। उसने साफ साफ जवाब दे दिया था। उसके इस उत्तर ने मुझे हताश कर दिया था। बिना कुछ कहे मैं उल्टे पांव लौट आया था। मन भारी हो गया था। ईश्वर से भरोसा उठ गया था। गरीबी और अभाव से किसी तरह निपटा जा सकता है, जाति से पार पाना उतना ही कठिन है। एक मास्टर थे योगेंद्र त्यागी, कुतुबपुर के रहने वाले थे। आदमी तो भले थे, इतिहास और अंग्रेजी पढ़ाते थे। बोलते अच्छा थे, पढ़ाते भी ठीक थे। इतिहास पढ़ाते समय तारीख जिस तरह बताते थे मैं हैरान रह जाता था। लगता था कि मास्टर साहब को इतिहास का बहुत ज्ञान है। इतिहास के प्रति मेरे मन में जिज्ञासा उन्होंने ही जगाई थी, जो आज भी बरकरार है। पिताजी को वे पहचानते थे। जब भी मिलते कहते, छोटन अपने लड़के को पढ़ने से मत रोकना। इतना सब होने के साथ साथ वे कक्षा में मुझे अजीब सांसत में डाल देते थे। कोई गलती हो जाने पर पीटने के बजाय मेरी कमीज़ पकड़कर ऐसे खींचते थे कि कमीज़ अब फटे। मेरा पूरा ध्यान अपनी कमीज़ पर रहता था। अपनी ओर खींचते हुए पूछते, सुअर की कितनी साटें खाई हैं? एक पाव तो खा ही लेते होंगे। जब भी मास्टर साहब ऐसी बातें करते मुझे रोना आ जाता था, आंखें छलक जाती थी। मास्टर साहब की बातें सुनकर पूरी कक्षा हंसने लगती थी। लड़के इसी बात को लेकर तंग करते थे।
अबे चूड़े के सूअर खाता है। ऐसे समय में मुझे वे तमाम त्यागी याद आने लगते थे जो रात के अंधेरे में छुप छुप कर सूअर का गोश्त खाने भंगी मोहल्ले में आते थे। मेरा मन करता उन सब के नाम बता दूं जो लोग छुप छुप कर गोश्त खाने आते थे। वे भी दिन में सबके सामने छुआछूत बरतते थे। ऐसा ही एक नाम था तेजा तगा। कई लोग उसके कर्ज धरे थे। कर्जा देने से पहले वह सूअर का गोश्त और शराब मांगता था। भंगियों के घर का बना तेज मिर्च वाला खाना उसे पसंद था। एक बार मेरे पिताजी ने भी उससे कर्ज लिया था। उस रोज पिताजी ने उसे कच्ची शराब पिलाई थी, सूअर का गोश्त भी खिलाया था। सूअर की साठे झिझोड़ते हुए उसका चेहरा झबरे कुत्ते जैसा दिखता था। नशे में सुर्ख आंखों से शैतानियत झांकती थी। उसके ब्याज की दर इतनी ज़्यादा थी कि ब्याज देते देते जिंदगी बीत जाएगी। मूल ज्यों का त्यों बना रहेगा। भंगी मोहल्ले के ज़्यादातर लोग कर्ज में डूबे हुए थे। इसी कारण वे किसी भी ज़्यादती का विरोध नहीं कर पाते थे। तमाम लोग खामोशी से सब कुछ सहते रहते थे। मान सम्मान का कोई अर्थ ही नहीं था। कोई भी आता डरा धमका कर चला जाता था। यह सब रोज का किस्सा था। जसबीर बागडोगरा से अचानक खाली हाथ लौट आया था। रुपए पैसे तो दूर, तन पर ढंग का कपड़ा भी नहीं था। तीर्थराम कंपनी में इतने वर्षों काम करके भी उसके हाथ खाली थे। थक हार कर वह गांव में मेहनत मजदूरी करने लगा था। घर की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ रही थी। इसी बीच जनेसर की शादी भी हो गई थी। शादी में तेजा तगा से फिर रुपया उधार लेने पड़े थे। जसबीर को मामा ने देहरादून बुला लिया था। वे नगर पालिका देहरादून में सफाई कर्मचारी थे। 8-10 ठिकाने भी थे जहां साफ सफाई का काम करते थे। एक ही बेटा था सुरजन। शुरू में जसबीर मामा का काम करता था। बाद में सर्वे ऑफ इंडिया में उसे पक्की नौकरी मिल गई थी। तनख्वाह तो ज़्यादा नहीं थी, फिर भी कुछ स्थिरता बन गई थी। एक बंदी बधाई आमदनी व्यक्ति को हौसला देती है। उसमें आत्मविश्वास पनपने लगता है। बरसात के दिन नरक से कम नहीं थे। गलियों में कीचड़ भर जाता था जिससे आना जाना कठिन हो जाता था। कीचड़ में सूअरों की गंदगी भरी रहती थी जो बारिश रुकने के बाद गंधियाने लगती थी। मक्खी मच्छर तो ऐसे पनपते थे जैसे टिड्डी दल। घर से बाहर निकलना दूभर हो जाता था। हाथ पैर गंदगी से भर जाते थे। पाँव में खारवे हो जाते थे। पैर की उंगलियों के बीच जगह जगह लाल लाल चकत्ते उभर जाते थे। उन खारवों में एक बार खुजली शुरू होती तो फिर रुकने का नाम नहीं लेती थी। महीनों रास्ते में कीचड़ और पानी भरा रहता था। पानी से निकलकर ही स्कूल जाना पड़ता था। हमारी बस्ती के इर्द गिर्द जोहड़ ज़्यादा थे। उनका पानी गलियों में भर जाता था। बस्ती में एक कुआं था। चंदा इकट्ठा करके कुएं को पक्का बना लिया गया था। कुएं की जगत और मुंडेर काफ़ी ऊंची थी। फिर भी बरसात के दिनों में कुएं के पानी में लंबे लंबे कीड़े हो जाते थे। उस पानी को पीना मजबूरी थी। तगाओं के कुएं से पानी लेने का हमें अधिकार नहीं था। 1962 के साल में खूब बारिश हुई थी। बस्ती में सभी के घर कच्ची मिट्टी से बने थे। कई दिन की लगातार बारिश ने मिट्टी के घरों पर कहर बरपा दिया था। हमारा घर जगह जगह से टपकने लगा था। जहाँ टपकता वहीं एक खाली बर्तन रख देते थे। बर्तन में टन टन की आवाज़ आने लगती थी। ऐसी रातें जाग जाग कर काटनी पड़ती थी। हर वक्त एक डर बना रहता था, कब कोई दीवार धसक जाए। आगे की कहानी अगले भाग में।